हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आज बात करेंगे जीवों के जनन के एक नए वीडियो में। हम बच्चों अभी तक पुष्प की संरचना की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पुष्पी या पादपों में लैंगिक जनन के चरण के बारे में। मतलब लैंगिक जनन होने के लिए कितने चरण से उसको गुजरना पड़ता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो देखो बच्चों, पादपों में लैंगिक जनन के चरण। अगर पादपों में लैंगिक जनन के चरण की बात करेगा तो आपका 3 होते हैं। आपका पहला होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन पहला होता है। दूसरा होता है आपका परागण। परागण। तीसरा होता है आपका निषेचन। इसको युग्मक जनन क्या होता है आपका? अगर युग्मक जनन की बात कर दें तो देखो, परागकोश में परागकण का निर्माण और आपका भ्रूण में अंड कोशिका का निर्माण ही आपका युग्मक जनन कहलाता है। अब उसके बाद परागण की अगर बात कर देगा तो परागण क्या होता है आपका? अगर इसकी बात कर देता है तो देखिए, परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिका पर पहुंचना ही आपका परागण कहलाता है। निषेचन की अगर बात कर देता है कि निषेचन क्या होता है आपका, तो आपका परागकण का अंड कोशिका से मिलना ही या आपस में संलयित होना ही आपका क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। देखिए बच्चों, अब एक काम करते हैं, हम इन तीनों टॉपिकों के बारे में एकदम पूरा डिटेलली बात करते हैं कि ये तीनों चीजें क्या क्या आपकी होती हैं। पादपों में लैंगिक जनन के 3 चरण होते हैं। 3 चरण होते हैं। अब देखिए युग्मक जनन, गेमेटोजेनेसिस। देखिए बच्चों, युग्मक जनन ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। इसको बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। देखिए बच्चों, ये गेमेटोजेनेसिस आपका क्या होता है? परागकोश में परागकण का निर्माण, परागकण का निर्माण तथा परागकोश में परागकण का निर्माण तथा बीजांड में अंड कोशिका का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। देखिए बच्चों, परागकोश में परागकण का निर्माण होना चाहिए और बीजांड में अंड कोशिका का निर्माण होगा, तो ये कहलाएगा आपका युग्मक जनन। युग्मक जनन की अगर बात कर लें तो युग्मक जनन जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है नर युग्मक जनन, या जिसको हम बोलते हैं आपका परागकण का बनना, और दूसरा कहलाता है आपका अंड कोशिका का बनना। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं परागकण का बनना। अब देखिए बच्चों, ये क्या होता है? यहां पर देखिए, पराग कोश में पराग कण का बनना ही, पराग कण का बनना या निर्माण नर या आपका पराग नर
युग्मदो युग्मकोद भिद या परागकण का बनना कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी लघु बीजाणु धनी पाई जाती हैं। लघु बीजाणु धनी में लघु बीजाणु मातृ कोशिका पाई जाती है, जिसके अर्ध सूत्री विभाजन द्वारा परागकण का निर्माण होता है। परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। अब बच्चों इसी बात को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं कि ये आपका कैसा होता है। ठीक है, नोट रही हो आपका परागकण का बनने का। ये बच्चों आपका ये चीज ये पूरा ये यहां से यहां तक आपका, यहां से अगर यहां तक की बात कर देगा तो इसको हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक परागकोश होता है और आपका तंतु होता है। तंतु क्या होता है कि वो आपको परागकोश को सहारा दिए रहता है, उसी के सहारे आपका परागकोश क्या रहता है, उस पर खड़ा रहता है। अब परागकोश की अगर बात कर दें तो परागकोश की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से दो पालियों में विभक्त होता है। अगर परागकोश को अनुप्रस्थ यानी इस तरीके से काट दिया जाए तो उसमें आपके चार फलक या चार पुटिकाएं दिखाई देती हैं, जिनको लघु बीजाणु धानी कहते हैं। यानी कि परागकोश में बात करें तो लगभग चार आपके लघु बीजाणु धानी होते हैं। अगर लघु बीजाणु किसी एक लघु बीजाणु धनी को हम बड़ा करके देखें तो आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। लघु बीजाणु धनी जो होती है वो आपकी अधो अस्त्री कोशिकाओं द्वारा बंधे होते हैं। ये अधो अस्त्री कोशिका की बनी होती है। अधो अस्त्री कोशिका विभाजित होती है आपकी दो प्रकार की कोशिका में, एक होती है आपकी प्राथमिक कोशिका और दूसरी होती है आपकी द्वितीयक कोशिका। प्राथमिक कोशिका आपकी विभाजित हो जाती है आपकी इसकी अगर बात कर रहे हैं तो ये विभाजित हो जाता है आपका बाह्य स्तर और आपका मध्य स्तर में, और जो आपकी द्वितीयक कोशिका होती है विभाजित हो जाती है आपकी टेपिटम में। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर हम इसके लघु बीजाणु धनी की बात करेंगे तो बनी होती है आपकी अधोस्तरी कोशिकाओं से, और अधिस्तरी कोशिका विभाजित होती है किसमें, आपकी प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक कोशिका में। प्राथमिक कोशिका जो होती है वो विभाजित होती है बाह्य स्तर और मध्य स्तर में। तो देखो जो ये काला वाला एकदम बाहर का पार्ट है ये आपका बाह्य स्तर कहलाता है, और जो रेड वाला यहां से यहां तक का पार्ट है ये आपका मध्य स्तर कहलाता है, और ये एकदम बीच वाला पार्ट आपका टेपिटम कहलाता है। अगर टेपिटम की बात करें तो टेपिटम के अंदर की कोशिकाएं आपकी वलय कोशिकाएं कहलाती हैं। ये वाली जो कोशिकाएं हैं ये आपको कहलाती हैं वलय कोशिका। उसका रीजन है बच्चों, जब आपकी मातृ बीजाणु जनन कोशिका क्या करती है, विभाजित होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें से 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है। 4 बनने के बाद क्या कर जाता है, उसमें से 3 मातृ बीजाणु कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, सिर्फ एक बीजाणु कोशिका बनता है, और वही एक बीजाणु कोशिका क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। जब तक आपका परागकण परिपक्व नहीं हो जाता तब तक ये वलय कोशिका क्या करती हैं, खुद को नष्ट कर करके उसको आपके परागकण को पोषण प्रदान करती रहती हैं। जब आपका एक परागकण क्या करता है, एकदम पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, तो उसको अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो वो उसकी फिगर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखो परागकण की अगर बात कर दें तो परागकण में आपका एक बाह्य चोल होता है, जो आपका एक प्रकार के पदार्थ स्पोरोलिन का बना होता है, जो आपको
बाहर से क्या करता है, आपके परागकण की रक्षा करता है। और एक अंताचोल होता है जो आपका क्यूटीन नामक एक पदार्थ होता है जिसका आपका अंताचोल क्या करता है, बना होता है। ये बाहर से आपके क्या करता है, परागकण की रक्षा करता है, और ये अंदर से परागकण को क्या करता है, उसके अंदर बांधे रहता है। अगर अंताचोल की बात करें तो अंताचोल के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक जनन केंद्रक होता है और एक वर्धी केंद्रक होता है। अब देखो जनन केंद्रक और वर्धी केंद्रक में काम क्या है। जनन केंद्रक क्या आपका जनन से ही पता चल रहा है कि ये जनन के लिए ही उत्तरदायी होता है। और यहाँ पे वर्धी केंद्रक अगर इसकी बात कर दें तो देखो इसका काम क्या होता है। जब आपका ये मान लीजिए परागकण है, ये आके वर्तिका पर पहुंचा, वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, तो वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाता है तो वर्तिकाग्र का जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है तो ये चिपचिपा होता है, तो इस पर परागकण क्या करता है, चिपक जाता है। चिपचिपा यानी कि उसमें नमी पाई जाती है। तो ये क्या करता है कि अब यहां पर जो ये आपका परागकण है, इसकी जो जनन केंद्रक है, ये जनन केंद्रक क्या करता है, यहां पर वृद्धि करने लगता है, और उसको वृद्धि करने में वर्धी केंद्रक क्या करता है, मदद करता है। अब यहां पर क्या करता है, वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के बाद यहां से नीचे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अभी उसको फिगर द्वारा उसको भी समझाते हैं कि कैसे जाके आपका निषेचन करता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये था आपका परागकण का बनना। अब हम बात कर लेते हैं आपकी अंड कोशिका का बनना या आपका मादा युग्मक का बनना की। देखो बच्चों, मादा युग्मक जनन या मादा युग्मक भेद का निर्माण, मादा युग्मक जनन का निर्माण क्या होता है बच्चों, कि अंड भ्रूण के अंदर अंड कोशिका का निर्माण ही या मादा युग्मक का निर्माण ही मादा युग्मक जनन या मादा युग्मक भेद कहलाता है आपका। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये पूरा पार्ट यहां से लेकर आपका यहां तक, अंडाशय से यहां नीचे तक, ये पूरा पाद आपका क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर कहलाता है, या कहें तो पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है, पुष्प का मादा भाग होता है। तो देखिए बच्चों, अगर इसकी बात करें तो ये जो टिप वाला पोर्शन होता है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच वाले पोर्शन को वर्तिका कहते हैं, और ये नली जो होती है इसको पराग नली कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर एक अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, और बीजांड के अंदर ही आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर इस चीज को थोड़ा बड़ा करके देखा जाए, इस चीज को क्या करके बड़ा देख करके देखा जाए, तो आपको कुछ इस तरीके से निर्माण दिखता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बीजांड वृत्त क्या होता है। एक होता है पुष्पासन, ये जो नीचे वाला भाग होता है पुष्पासन होता है। इसी पर क्या, इसी के सहारे आपका बीजांड वृत्त जुड़ा होता है, जो आपके अंडाशय को क्या करता है, संभाले रहता है। अब इस पूरे बड़े भाग को हम बीजांड कहते हैं। अब इसमें देखो बात कर लेते हैं कि जो इधर इधर जो ये स्थान खुला है, इसको कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के ठीक सामने आपका होता है निभाग। निभाग का कोई भी काम नहीं होता इसमें। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ बीजांड के भीतर आपके होता है अंडाशय, और अंडाशय के मध्य में आपका पाया जाता है बीजांड। इसमें क्या पाया जाता है, आपका बीजांड पाया जाता है। यहाँ पे देखिए अंडाशय लिखना भूल गए, अंडाशय। ठीक है, उसके अंदर पाया जाता है बीजांड काय पाया जाता है। बीजांड काय के अंदर आपके पाया जाता है भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश के अंदर आपकी टोटल 8 कोशिकाएं होती हैं और 6 केंद्रक होते हैं। उनमें से 2 आपकी सहायक कोशिका कहलाती है, एक आपकी अंड कोशिका कहलाती है, 2 आपके ध्रुव केंद्रक कहलाते हैं, और आपके ऊपर के 3 क्या कहलाती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। जब परागकण यहां पर आता है और यहां पर आके अंकुरित होना शुरू कर देता है, अंकुरित होना शुरू कर देता है, तो इधर से धीरे धीरे क्या करता है, बढ़ता है। बढ़ने के बाद धीरे 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 क्या यहाँ पर मिलता है। यहां पर जिससे मिलता है, ये चीज इसकी बात कर रहे हैं, वो मिलता है आपकी अंड कोशिका से। तो यहां से चल कर कहा मिल जाता है, अंड कोशिका में, और इसे ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पादपों में परागण कैसे होता है। परागण क्या होता है, जब परागकोश से परागकण निकलकर, जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र
वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। परागण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार में बात करते हैं। पहला आपका होता है स्वपरागण, दूसरा होता है आपका परपरागण, तीसरा होता है आपका कृत्रिम, ये आपका होता है तीसरा कृत्रिम परागण। अब देखते हैं बच्चों कि आपका स्वपरागण क्या होता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए बच्चों, ये क्या होता है आपका, ऐसा परागण जो स्वयं ही संपन्न, जो स्वयं ही संपन्न होता है उसे स्वपरागण कहते हैं। मान लीजिए बच्चों, आपकी पुष्प की संरचना की अगर बात कर दें तो देखिए पुष्प की संरचना जो होती है आपकी ई वाली होती है, ठीक है। ये आपका पुंकेसर हो जाता है, ये आपका वर्तिकाग्र होता है, और यहाँ पर आपका क्या लगे होते हैं दोनों तरफ, यहाँ पर आपके दोनों तरफ लगे होते हैं आपके पराग कोष। तो पराग कोष में जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो कभी कभी क्या हो जाता है, खुद ही इस पर आ जाते हैं बिना किसी की सहायता से। वो क्या करते हैं, खुद इस पर चले जाते हैं। तो देखिए पराग कोष से कहाँ पर आ रहे हैं, वर्तिकाग्र पर। तो ये जो परिघटना होती है ये अभी क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। यहां से अगर अपने आप चला आएगा तो क्या कहलाएगा, स्वपरागण। अब देखिए दूसरा क्या होता है, परपरागण। जिसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ऐसा परागण जो किसी के द्वारा या किसी जीव के द्वारा करते हैं बच्चों, इसको किसी जीव के द्वारा संपन्न होता है उसे परपरागण कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो आपका परपरागण होता है 3 तरीके से हो सकता है। पहला होता है आपका वायु परागण, दूसरा होता है आपका जल परागण, तीसरा होता है आपका जंतु परागण। अब देखिए बच्चों, वायु परागण का मतलब क्या होता है कि आप वही फिगर रिमाइंड कीजिए। ये आपका, रुकिए, इधर आपका परागकण परिपक्व हो गया है। मान लीजिए हवा चली और हवा चलने के बाद ये कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। तो हवा की सहायता से क्या कर रहा है, वर्तिका पर पहुंच रहा है। तो ये चीज आपका कहलाएगा वायु परागण। अब अगर जल परागण की बात करेंगे तो जल परागण की जो घटना होती है आपकी मछलियों में होती है। हालांकि हम मान लेते हैं यहाँ पे पुष्प की बात कर रहे हैं, बट ये घटना आपकी मछलियों में होती है, ठीक है। क्योंकि मछलियों में क्या होता है कि जो फीमेल मछली होती है, मादा मछली,
तो वो क्या करती है, अपने जो अंडाणु होती है उसको किसी, जैसे कोई कबाड़ वगैरह या लकड़ी वकड़ी उसमें गिरी हुई है, तो उसी पे क्या करती है, एक लार्वा के रूप में उसको छोड़ देती है। तो जो नर मछली होता है वो आकर क्या करता है, अपने वहां पर अपने नर युग्मक को क्या करता है, छोड़ देता है। तो जितने भी आपके लार्वा में उपस्थित अंडाणु होते हैं वो नर युग्मक को क्या कर लेते हैं, आप अपने में संलयित कर लेते हैं, तब वहां से निषेचन द्वारा एक नए मछली का क्या होता है, निर्माण होता है। ये आपका मछलियों के केस में होता है जल परागण। ठीक है, यानी कि ऐसा परागण जो जल की सहायता से होता हो वो आपका जल परागण कहलाएगा। जंतु परागण की अगर बात कर देता है तो ऐसा परागण जो आपके मधुमक्खियों, कीट पतंगों, तितलियों के द्वारा होता है वो आपका क्या कहलाएगा, जंतु परागण कहलाएगा। तो देखिए बच्चों, यहां पे दो परागण खत्म हो गए, तीसरा परागण की बात करते हैं, कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण जिसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोलते हैं, पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ऐसा परागण जो मानव के द्वारा होता है, ऐसा परागण जो मानव के द्वारा होता है उसे कृत्रिम परागण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। तो देखो, कृत्रिम परागण जो होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है आपका विपुंसन, दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है थैलीकरण। ठीक है, तो इसके विपुंसन में क्या होता है कि आपका, जैसे मान लीजिए आपका ये आपका फूल की संरचना हो गई, यहाँ पर आपका परागकोश है, ये आपका वर्तिकाग्र है। तो विपुंसन में क्या करते हैं, इस परागकोश को क्या करते हैं, काट कर निकाल देते हैं। तो इसका वेट करते हैं जब कोई नया, जैसे कुछ नया पौधा उत्पन्न करना है किसी और से, तो हम क्या करते हैं कि यहां से परागकण को काट कर निकाल देते हैं, परागकण को काट के निकाल देते हैं, तो ये घटना भी क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। अब हमारे थ्रू जो हमको जो भी दिमाग में चल रहा है यार, जो भी नया पौधा बनाने का मन कर रहा है, हम उसका परागकण क्या कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, तो यहाँ पे एक नया पौधा पैदा हो जाएगा। थैलीकरण की बात कर देते हैं। थैलीकरण में क्या होता है कि ये जो आपका वर्तिकाग्र होता है उसको एक कवरिंग द्वारा क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, तो ये परिघटना आपकी कहलाती है थैलीकरण कहलाती है। तो इसमें भी क्या करते हैं कि इसको ढक देते हैं ताकि इसके परागकण इसके अंदर ना जा पाए। तो हम इसमें क्या करते हैं कि अलग से, जब ये आपका परिपक्व हो जाता है तो क्या करते हैं, अलग से कोई परागकण हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है थैलीकरण। बच्चों, ये आपके दो चरण कंप्लीट हो गए। तीसरे चरण की बात करते हैं जो है आपका निषेचन। बच्चों, हम स्वपरागण और परपरागण की बात कर लेते हैं। पहला, स्वपरागण में क्या होता है, यह एक पुष्प अथवा एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य होता है। एक पुष्प या एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। और अगर हम इसकी बात कर दें, यह दो पुष्पों के मध्य होता है। इसकी बात कर लें, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
अब इसकी बात कर लेते हैं दूसरा। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें पुष्प केवल इसमें पुष्प द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होता है। इसमें पुष्प द्विलिंगी एवं एक लिंगी भी हो सकता है। इसमें पुष्पों की परिपक्वता समकालीन होती है। इसमें परिपक्वता विषमकालीन होती है। एग्जाम्पल की बात कर ले। इसमें सूरजमुखी या सूर्यमुखी ठीक है, और इसमें बात कर ले इसके एग्जाम्पल की तो आपका मूंगफली गेंदा। ठीक है बच्चों, ये आपके हो गए स्वपरागण और परपरागण में अंतर। अब बात देखो बच्चों, निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है। नर से नर युग्मक का निकलकर मादा युग्मक के साथ संलयित होने की प्रक्रिया को संलयित होना सीधे कर दो, संलयित होना ही निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? निषेचन कहलाता है। नर से नर युग्मक यानी परागकण निकलेगा और जाकर कहा मादा युग्मक यानी कि आपकी अंडकोशिका से संलयित होने का मतलब होता है जाकर मिल जाएगा। तो ये घटना आपकी क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कितना दूर रहेगा, कभी कभी पराग नलिका एक से अधिक पराग कणों को पास होने देती है। जो मादा युग्मक से संलयित
जो मादा युग्मक से क्या होते हैं, संलयित होते हैं, इसे दोहरा या द्विनिषेचन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, दोहरा या द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम बात कर लेते हैं परागण और निषेचन में क्या अंतर होता है। ठीक है, पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। आप पहुंचते हैं, वर्तिका पर ही पहुंचते हैं। और इसमें क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक से मिलते हैं। नर युग्मक क्या करते हैं, आपके मादा युग्मक से मिलते हैं। दूसरा, इस क्रिया को पूर्ण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसकी बात कर लेते हैं। इस क्रिया को पूर्ण होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परागण एक बाह्य और भौतिक प्रक्रिया है। निषेचन से पहले परागण की क्रिया होती है। देखिए बच्चे, परागण और